Hello my dear students, you are once again welcome to chemistry session प्यारे बच्चों and you are also welcome to our YouTube channel। प्यारे बच्चों I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है हम इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए जो आरंभ बैच लेकर आए हैं उसके अंदर बेटा हम क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं और उसी के अंदर बेटा हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज अ सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं सॉल्यूशंस के 2 लेक्चर आपको दे चुका हूं, आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आई होप आपने सबने देखे होंगे, आप में से बहुत लोगों ने देखे हैं बेटा, उनको लाइक भी किया है, पसंद भी किया है। तो इसी तरह आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो जिन लोगों ने बेटा वो लेक्चर नहीं देखे हैं उन लेक्चर को जरूर देखें, उसी से आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए बच्चों, आज बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राम गौड़। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे आज सॉल्यूशन के अंदर क्या कि जो अब तक हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में बेटा पढ़ा है डिटेल से। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है बेटा, हमने क्या पढ़ी है? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी सॉल्यूशंस के बारे में, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो उन सभी के ऊपर बेटा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हो या किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ना ये समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे उनको कैलकुलेट करना है, उस चीज़ को समझना बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ नोट भी करिए, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई हमेशा बेटा इंजॉय के साथ ही होती है। दिल से दिमाग से पढ़ेंगे। जब दिलो दिमाग से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो इजीली वो समझ में भी आती है और लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में भी रहती है। तो स्टार्ट करें फिर, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो बेटा हम बात करने से पहले आपको मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रीवियस लेक्चर में भी कराया हूं, लेकिन इसमें हम केवल आज न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट इस पार्ट के। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कंबाइंड प्रॉब्लम भी आती हैं, कभी कभी इंडिविजुअल पूछेगा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, है ना, आपको डेटा गिवन दे देगा, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, और कभी कभी बेटा कंबाइंड प्रॉब्लम भी आएगी। एक ही क्वेश्चन से आपसे पूछेगा, इसी से मोलरिटी भी निकालिए, नॉर्मेलिटी भी निकालिए, मोलरिटी भी निकालिए और मोल फ्रैक्शन भी निकालिए। तो कंबाइंड प्रॉब्लम भी आती हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम आज हम करने जा रहे हैं, आप देखते रहिए, मजा आने वाला है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा, क्लियर ना। इससे पहले हमने कल नॉर्मेलिटी पढ़ा बेटा, है ना, क्या पढ़ा हम लोगों ने? नॉर्मेलिटी पढ़ा। ठीक है, तो आज हम नॉर्मेलिटी और बेसिकली जो है ना मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, किस पे? नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड कुछ हम कंबाइंड क्या करेंगे? कंबाइंड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बेटा, इस पे आप ध्यान रखेंगे आज किस किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, इन्हीं से एमसीक्यू भी बन जाते हैं। आपको डेटा ऊपर दे देगा, नीचे आपको जो है उसके आंसर के 4 ऑप्शन दे देगा, उसी से करेक्ट ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, देखिएगा ध्यान से। तो आज हम बात करेंगे बेटा नॉर्मेलिटी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन की, बात करते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो नॉर्मेलिटी बेटा कल आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। आप बोर्ड में देखेंगे, आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है बेटा, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया बेटा। क्या बोला कि आप नॉर्मेलिटी निकालिए, क्या निकालिए? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। बेटा क्या निकालनी हमने? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड की। देखिएगा हाइड्रेटेड बोला है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। कई बार आपको फॉर्मूला गिवन नहीं होगा न्यूमेरिकल्स में, तो उसने बोला कि आप नॉर्मेलिटी निकालिए। क्या निकालिए? नॉर्मेलिटी निकालिए। किसकी निकालिए बेटा नॉर्मेलिटी? ऑक्जेलिक एसिड की। क्या बोला? ऑक्जेलिक एसिड का बेटा। तो ऑक्जेलिक एसिड देखो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है? COOH बेटा, है ना, COOH डॉट 2H2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि उसने बेटा मेंशन किया है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। बस यही चीजें, न्यूमेरिकल को कभी रटना नहीं है। न्यूमेरिकल को हमेशा एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, गिवन क्या है, आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है ना, जो डेटा गिवन है उसको अच्छे से समझिए पहले। तो उसने बोला ऑक्जेलिक एसिड, कैसा ऑक्जेलिक एसिड है? हाइड्रेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस इन विच द वाटर इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल फॉर्म, है ना, तो वाटर से प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखे फॉर्मूले को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो C2 है बेटा, O4 है और H क्या है? 2 है, इसके अंदर डॉट 2H2। ये हमारा क्लोज फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना बेटा, हम शुरू से पढ़े हैं ना, चाहे मोलरिटी निकालें, नॉर्मेलिटी निकालें या मोल फ्रैक्शन निकालें बेटा, हमें एक्चुअली फाइनली क्या चाहिए होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स,
किसके? सॉल्यूट के बेटा, है ना। तो उसने बोला है कि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब उसने आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। उसने बोला है कि आप क्या निकाले? 31.5 ग्राम। कितना दिया आपको? उसने बोला 31.5 ग्राम बेटा ऑक्जेलिक एसिड है, ये गिवन है आपको, ये गिवन मास है, ये इसका बेटा फॉर्मूला हमारे पास है। तो उसने पूछा आपसे यहाँ से किसमें, और वॉल्यूम भी दे रखा है। सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा आपको? सॉल्यूशन दे रहा है 1250 ml। तो ये सॉल्यूशन गिवन है, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है बेटा, ये उसका सॉल्यूट का फॉर्मूला है, यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा लिख दिया, हमारा डेटा गिवन क्या क्या है बेटा, ठीक है ना। फॉर्मूले को मैंने इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया, ठीक है ना। अब इससे आप मोलर मास आराम से निकाल लेंगे, जो भी इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था? तो सिंपल है बेटा, आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू था बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या था बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? नॉर्मलिटी का। फिर बेटा हमें पता है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन नहीं है, तो हमें पता है, फिर से देखो मैंने आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया था बेटा आपको मैंने, इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? इक्वल टू क्या होता है? देखो बेटा गिवन मास क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा इक्विवेलेंट मास। देखो इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फिर से देखिएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास भी गिवन नहीं है बेटा। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है बेटा, देखो फिर से इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना इक्वल टू होता है बेटा मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीधा डायरेक्टली बोला एन फैक्टर बेटा। और कभी कभी आपको बुक में देखेंगे एन फैक्टर का मतलब यहां पे होगा, अगर एसिड होगा तो लिखा होगा बेसिसिटी, बेस होगा बेटा तो एसिडिटी, या अगर कोई सॉल्ट होगा तो आयंस, कितने आयन डिसोसिएट। तो डायरेक्टली इसको क्या बोल रहे हैं? एन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस है, इसका मतलब हमें अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो सॉल्यूट की जो इन्फॉर्मेशन बेटा उसको यहां से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए बेटा, क्लियर है ना। जब इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा आपको तब आपका क्या निकलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे? उसकी नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे। तो देखते रहिए बड़े ध्यान से कैसे कैसे, बस समझना। अगर एक बार सीक्वेंस आपको समझ आ गया किस तरह से कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अदरवाइज ये कोई रटने की चीजें नहीं है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, हमें एक्यूरेसी भी देखनी है, टाइम को भी बचाना है। तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन उससे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे ध्यान से हमने क्या किया, सबसे बेटा इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बेटा। तो मोलर मास हमें यहां से निकलेगा फॉर्मूले से। अब देखो कैसे निकलेगा, कार्बन का मास हमें पता है 12 होता है बेटा, ध्यान से देखना। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, देयर इज 2 कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बेटा एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, देयर इज 4 ऑक्सीजन प्लस बेटा 1 हाइड्रोजन का मास 1, देयर इज 2 हाइड्रोजन, डायरेक्टली 2 लिख रहा हूं बेटा। डॉट का मतलब यहाँ पे लेकिन इसको भी प्लस करेंगे, हम टोटल मास निकाल रहे हैं। दिस डॉट का मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फॉर्मूले में डॉट का मतलब होता है कि ये इसके अंदर क्या क्रिस्टल के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बेटा, लेकिन हमें यहाँ पे मोलर मास निकाल ऐड करना है उसको। आपको पता है 2 लिखा है बात, हम 2 लिख देते हैं। अंदर हम बेटा हमें पता है वाटर का, आपको पता है हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 16, तो डायरेक्टली लिखे 18 होता है, क्लियर है ना। इस सबको प्लस करो, देखो 12 2 जा बेटा कितना हुआ 24 प्लस 16 4 जा कितना हो गया 64 प्लस 2 प्लस 18 2 जा बेटा 36, और 2 इसको भी ऐड कर लो तो सीधा क्या लिख लो, उसको 38 कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या लिख लेंगे 38। अब सबको ऐड कर लो, देखो 8 प्लस 4 कितना होगा 12 है ना बेटा, 4 16 1 3 1 4 और 6 कितना बेटा 10 और 2 12 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 126। क्या आ गया 126 ग्राम पर मोल। ये आया मोलर मास हमारा, मोलिकुलर मास किसका बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का, क्लियर है। तो मोलर मास में मिल गया। अपॉन क्या लिखा उसने, एन फैक्टर लिखा है, एन फैक्टर लिखा है, ठीक है बेटा। अब एन फैक्टर क्या है इसका ध्यान रखेंगे। एन फैक्टर मैंने आपको कहा था, ये हमें पता है, नाम से पता रही है ऑक्जेलिक एसिड बोला है बेटा। देखो तो एसिड की हम क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। व्हाट इज द बेसिसिटी, बेसिकली कि ये एसिड को जब वाटर में डालेंगे या इसको हम डिसोसिएट करेंगे बेटा तो कितने H+ देगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो ये तो वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो अगर इसको तोड़ेंगे, देखो ऑक्जेलिक एसिड, आपने ऑक्जेलेट आयन देखा होगा आप लोगों ने, तो ऑक्जेलिक आयन क्या होगा, देखो इस तरह से COO, एक नेगेटिव यहाँ से, मतलब एक H+ बेटा यहाँ से देगा, एक H+ यहाँ से देगा। इट मीन्स दिस एसिड मॉलिक्यूल कैन donate or you can say give a 2H+ ion. That's why
द बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बेटा 2। तो इसी को हम एन फैक्टर बोलेंगे। तो हम लिखाएंगे यहाँ से, देखो इसमें अप्लाई करो तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू बेटा मोलर मास कितना निकला 126 अपॉन एन फैक्टर कितना है बेटा 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 6 जा 12 2 3 जा 6, ये आया बेटा इसका क्या इक्विवेलेंट मास आ गया कितना 63। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, कंफ्यूजन मत होना, बहुत सिंपल है, बस समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अगर एक बार समझ लिया ना बेटा बल्ले बल्ले, फिर बाद में प्रैक्टिस करते रहिए, रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए हमें पहले सीढ़ी पकड़नी पड़ी है, सीक्वेंस सीढ़ी है, पहले आप इस सीढ़ी में चढ़ोगे ना, फिर इस सीढ़ी में तब जाके आप टॉप में पहुंचोगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शुरू में आप प्रैक्टिस करोगे तो बाद में बिल्कुल आपका स्पीड बन जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखा हमने क्या किया, इक्विवेलेंट मास निकालने के मैंने क्या बोला, पहले हमारे पास जो सॉल्यूट गिवन है बेटा, है ना, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल में फॉर्मूला गिवन होता है, कई बार फॉर्मूला गिवन नहीं होता, तो इसलिए ध्यान रखेंगे फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला था बेटा, उस फॉर्मूले से मैंने क्या निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास में निकल गया। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स एन फैक्टर का मतलब एसिड था तो बेसिसिटी हो गया, बेस होता तो एसिडिटी है, अदर कोई सॉल्ट के फॉर्म में तो हम आयंस देखते कि अगर हम सॉल्ट को डिसोसिएट कर रहे हैं किसी वाटर में, कितने आयंस हमें दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव वट एवर एनी वन यू कलेक्ट फ्रॉम दैट, काउंट करेंगे उसको, तो वही उसका एन फैक्टर होगा बेटा। तो हमने वही किया, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया देखो 63। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बेटा। तो गिवन मास कितना है 31.5, देखो पहले उसने ऑलरेडी न्यूमेरिकल आपको दिया था कि 31.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को डिसॉल्व किया गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना किसमें, और जो सॉल्यूशन बना कितना बना, वाटर में डिसॉल्व किया ना, अंडरस्टूड है, 1250 ml सॉल्यूशन बनाया बेटा उसका। और फॉर्मूला में पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और उसने हमें दिया है ml में, तो उसको हम चेंज करेंगे। इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक बेटा आपको समझिए, उसको नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट हम आगे करते हैं। उसको रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, या इस साइड से करूँगा बेटा, देखो इतना पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना, ठीक है। चलिए अभी देखो ध्यान से क्या होगा। अब देखो हमें इक्वल मास मिल गया बेटा। अब हम क्या करते हो, यहाँ पे अलग मत सॉल्व करो, गिवन मास ऐसा नहीं कि पहले आप जैसे यहाँ पे किया ना, ऐसे यहाँ पे फिर गिवन मास रखोगे फिर इक्वल मास अलग करो, नहीं, इसको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, उससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। देखो कैसे, ध्यान देना बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ना बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बेटा। तो गिवन मास कितना था देखो 31.5 था ना, अपॉन इक्विवेलेंट मास हमने कितना निकाला बेटा 63, फिर इनटू देखो नीचे था ना वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर बेटा, तो कितना था 1250 ml है बेटा वो, तो ml है तो हमें इसको चेंज करना है किसमें, लीटर में। तो आपको पता है ml को चेंज के लीटर में डिवाइड बाय 1000 करेंगे बेटा, तो उसका डिवाइड नीचे ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो आई होप आपको समझ में आया क्या किया हमने, मैंने इसलिए कहा आपको अलग मत सॉल्व करिए उसको, इसको सीधा यहाँ हमने पुट किया। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर अपॉन में करता नीचे क्या था 1250 ml अपॉन 1000, तो डिवाइड करके बेटा डबल डिवाइड है तो या नीचे में डायरेक्ट आपको कर दिया। अब देखो यहाँ से फायदा क्या होगा ना, आपको यहाँ से फायदा ये होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिएगा इस पॉइंट उठा लो चाहे आप, तो यहाँ 0 लगा लो, देखो 630 हो जाएगा, है ना, इस तरह से बेटा। देखो तो ये खाली ऊपर क्या हो गया 315 हो गया, नीचे 630 हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए तो ये भी आसानी से कटेगा। अब देखो ये एक कट जाएगा, देखो ये 1250, 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, आसानी क्या हो जाएगा। अब देखो 0 गया, ये 0 भी गया, ऊपर खाली कितना बचा 100, नीचे 125 बेटा, राइट। तो कितने से कटेगा 5 से कट जाएगा ना, यस और नॉट। ये कहते 20 टाइम 25 से 100 बेटा, ये कितना 5 2 जा 10, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 5 जा 25, देखो 25 टाइम कट गया। अभी देखो कितने से कटा, फिर से 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। इस तरह से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं इसको सिंपली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना हो सके पहले कैंसिल करिए, बड़े बड़े डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा बेटा, और आपको मिस्टेक होने के चांसेस भी होते थे, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है और सही भी आंसर निकालना, तो पहले काटना सीखिए, उनको कैंसिल करना, जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है तब तक कैंसिल करते हैं, मतलब वैल्यू को फाइनल छोटी छोटी बना के लाइए लास्ट में, ठीक है ना बेटा। अब देखो 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो ये भी यहाँ कटेगा, देखो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से। कितने टाइम कटेगा देखो जरा, देखो 300 2 जा 600 होता है, और 5 2 जा 50 होता है बेटा, तो कितना लगभग कटेगा, है ना, 2 टाइम कट जाएगा ना, देखो कट जाएगा ये पूरा पूरा 2 टाइम, देखो 2 5 जा 10, 2 जा 3, यस कटेगा, ठीक है बेटा। तो 2 टाइम कट गया, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है बेटा 10। तो फाइनली क्या हुआ, नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो गया 4/10 बेटा। तो कितना आंसर आया 0.4 कैपिटल N। और यू कैन से दूसरी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था ग्राम, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट,
पर लीटर, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो ये लिखो, देखो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.4 N, मतलब नॉर्मलिटी कितनी है 0.4 है बेटा, और यू कैन से ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, बोथ आर द सेम यूनिट, आप ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा। इस तरह के बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि नॉर्मलिटी किस तरह से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बेटा मोलरिटी भी निकाल लेते हैं, है ना, मोलरिटी भी निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार नॉर्मलिटी में उनको दिक्कत आती है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है अच्छे से कि किस तरह से हम नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस समझने की जरूरत है, उसके बाद तो बेटा बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, इसको फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखिए, है ना, ये तो हो गया नॉर्मलिटी, फिर मैं कंबाइंड प्रॉब्लम भी कराऊंगा आपको। ये तो नॉर्मलिटी का क्वेश्चन हो गया, फिर हम एक मोलरिटी करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपसे जो है ना एक ही क्वेश्चन से सेम डेटा से आपको मोलरिटी भी पूछा होगा और आपसे क्या पूछा होगा, नॉर्मलिटी भी पूछा होगा, कई बार मोल फ्रैक्शन भी पूछा होगा, तो उस कैसे करेगा। अगर आपने वन सीक्वेंस सिंगली करना सीख लेना बेटा, इंडिविजुअली क्वेश्चन, तो कंबाइन भी वैसे ही करने को अलग तो है नहीं, बट ये है कि उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, दैट इज ऑन द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बड़ा आसान है, नाम से ही पता लग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और बाद में बेटा उनका रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से, देख पा रहे हैं आप बोर्ड पे भी देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है बेटा, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, निकालने का है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब सबसे पहली बात, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं प्रॉपर अगर फॉर्मूला आपने देखा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखो CH2OH CH2 बेटा OH, ये तो ना इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आपके पास, जब हम अल्कोहल चैप्टर वाला पढ़ते हैं वहाँ पे अपने पढ़ेंगे भी इसको अच्छे से, है ना बेटा। तो इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो C कितने हैं, कार्बन इज 2 बेटा, हाइड्रोजन कितने, देखो ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन कितने 2 3 4 5 6, ये बन गया। देखो अगर हम बोले C2H6O2 ऐसे बोल सकते हैं ना, तो कैसे, ये बेटा फॉर्मूला बन गया आपका किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। कई बार आपको ब्रैकेट में इस तरह से दे भी देगा हो, लेकिन कई बार नहीं भी देगा, जस्ट नेम दे देगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, तभी तो मोलर मास निकाल पाओगे ना, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए बेटा। क्या बोला उसने, क्वेश्चन आपने फिर से देखा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब देखो थोड़ा यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में दे दिए बेटा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं कि सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है, या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है, हम कैसे करें, है ना। तो टाइम फिस तो वो नहीं होना है, अरे आसान है, समझना है बस। देखो इसके अंदर ही सब कुछ छुपा है। देखो उसने आपको सॉल्यूशन का अमाउंट अलग से नहीं दिया, सॉल्यूट का अमाउंट अलग से नहीं दिया, सॉल्यूशन का नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ध्यान रखना जब कभी भी ना आपको सॉल्यूशन का नाम गिवन नहीं हो तो ऑलवेज भी टेकन वाटर इज दियर, ठीक है ना। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मोलरिटी के सॉल्वेंट की हम बात करते हैं तो सिंपली बोला उसने, मतलब देखो सिंपली मैं और शॉर्ट में बोलना चाहूँ बेटा, तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनाएगा वाटर के साथ अंडरस्टूड है ना। तो हमें खाली इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा उसने, तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, 1 by 1 बेटा, और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, मजा आने वाला है। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, एंजॉय करके पढ़ना भाई, देखिएगा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए, थोड़ा डेडिकेशन रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर क्यों देखो सीखने के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए ना, कहते हैं डिजायर होना चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम देना है बस, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, उसने बोला 20% इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6 बेटा O2, ये हमें गिवन है, हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले बात है ना, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले के लेक्चर में बेटा मैंने आपको जो है ना 2 लेक्चर जो पढ़ा है ना, उसमें मोल फ्रैक्शन सभी जितने भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, सबको बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ बहुत अच्छे से बेटा एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों को डाउट है या जिन्होंने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा, आप जरूर देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट 100% बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है ना? तो आप जरूर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप चैनल के, तो केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट है बेटा, उसके अंदर आपको बिल्कुल सीक्वेंस से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 करके पूरा आपको सब उसमें अवेलेबल है, आराम से आप उसमें इजीली आपको वो मिल जाएगा, आप देखिए उसको ध्यान से। क्लियर? देखना ध्यान से बेटा, हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन बेटा। तो मोल फ्रैक्शन को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से बेटा। तो जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट मींस हमारे पास दो ही कंपोनेंट यहाँ पे हैं, इसको हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी बोल सकते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। तो मैंने पहले भी कहा जनरली बेटा हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मींस Na प्लस Nb। सिमिलरली बेटा अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसके निकालना, ए वाले के निकालना है, तो ऊपर हम उसके मोल रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना चीजें? तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकाल देंगे बेटा। इसका मतलब बेटा हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। और दूसरा मैंने बहुत अच्छी बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नॉट ओनली टू कंपोनेंट, अगर 3 होंगे 4 5 वॉट एवर द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बेटा, सभी का ऑलवेज भी टोटल मोल फ्रैक्शन में से सम उनका 1 के इक्वल ही होता है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? अब देखो बेटा हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए पहले दोनों के। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं ये भी आपको पता है बेटा, किसी के भी हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, ये मैं बहुत बेसिक पढ़ा चुका हूँ, वैसे अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है बेटा? तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन बेटा क्या उसका मोलर मास। बहुत सिंपल, देखो गिवन मास हमारे पास आप कहाँ है उसको समझना, ये 20% के अंदर ही सब कुछ छिपा है बेटा, बस ये चीज समझनी होती है। देखो परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लिया, अब तक हम क्या देख रहे थे, कितना ग्राम सॉल्यूट लिया, इसमें डिजोल्व किया, फिर इतना ml सॉल्यूशन बनाया, कैलकुलेट करिए नॉर्मलिटी या मोलिटी या मोल फ्रैक्शन व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, आपसे गेम खेल दिया है ना, हिडन फॉर्म में सब कुछ दे दिया। क्लियर? तो कैसे उसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट बेटा? परसेंट का मतलब सभी जानते हैं 100 होता है, और ये कितना है जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है कितना है 20%। इट मींस 100 में से जो 20 ग्राम है वो क्या है, ग्लाइकोल है, बचा हुआ क्या है, सॉल्वेंट है। अरे वास्तव में दूसरा कंपोनेंट है बेटा। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% का मतलब 20 ग्राम, तो इसमें क्या है 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा, बचा क्या था 80 ग्राम, क्या है उसमें 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। देखो मैंने कहा जहाँ पे सॉल्वेंट का नाम गिवन ना हो कुछ भी, वहाँ पे ऑलवेज भी बेटा वाटर होगा। देखो दोनों चीज क्लियर हो गई है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 20%। किसी भी इसका मतलब 100 ml था, देखो समझ, परसेंट का मतलब 100 है ना, ध्यान देना। तो 100 ml के अंदर वो क्या बोल रहा है कि उसमें से 20 ग्राम तो क्या है आपके पास सॉल्यूट है और 80 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, टोटल मिला के वो 100 है, तभी उसको परसेंटेज वर्ड यूज किया है। ठीक है? हम सभी जानते हैं परसेंटेज का मतलब 100 बेटा। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई, जिसको मैं अभी रब कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, तो गिवन मास कितना हो गया बेटा 20, तो लिख लेते हैं 20 अपन मोलर मास हमें यहां से निकालना है। देखो सिमिलरली है बेटा, फिर से वही, एक कार्बन का मास बेटा 12, देयर इज 2 कार्बन प्लस एक हाइड्रोजन का 1, देयर इज 6 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, देयर इज 2 ऑक्सीजन। तो 12 टू जा कितना हुआ 24 प्लस 6 1 जा 6 बेटा, प्लस 16 टू जा 32। इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 24 32 ये होगा बेटा, और 32 ये होगा, कितना हो गया 62। ये हमारे पास हो गया क्या मोलर मास ऑफ किसका बेटा, सॉल्यूट का। तो गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास इसका हो गया। तो यहां से हमारे पास मोल्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। पहले देखो कैसे करना है, फिर से मैं कह रहा हूं टाइम नहीं खराब करना, कैलकुलेशन को हैवी नहीं करना है कभी। पहले कोशिश करो, अगर कट रहा है तो देखो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 बेटा, है ना। अब थोड़ा इजी हो गया, देखो ये हो गया 10/31 बेटा। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना, आंसर पॉइंट में अंदर दिख रहा है साफ साफ, लगभग कितने टाइम जाएगा बेटा, अगर इसको हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, देखो तो डिवाइड कर लगभग 3 3 जा 9 है ना, हाँ तो जाएगा 3 टाइम, और फिर से हमारे पास कितना आएगा, तो जाएगा 0.22 आएगा बेटा। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके निकले हैं, किसके निकले हैं बोलो, इथाइलिन ग्लाइकोल के। ऐसे दूसरे कंपोनेंट के निकले, सपोज कंपोनेंट ए हमारा पूरा हो गया, इसको हम सॉल्यूट मान के चल रहे हैं बेटा। दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है ना, अंडरस्टूड अभी आपने बोला मैंने। तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या है, वाटर, उसके भी मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन के लिए बेटा टोटल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, फिर मोल्स ऑफ वाटर भी तो निकालना है ना बेटा। देखो समझना, मोल्स ऑफ वाटर, समझ पा रहे हो ना वाटर कहां से आया, 20 तो क्या था इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, बचा हुआ क्या होगा 80 वाटर, तभी तो टोटल मिला के सॉल्यूशन बना है ना। इट्स क्लियर। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, गिवन मास अपॉन अगेन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास का वाटर का कितना हो गया बेटा 80
अपन मोलर मास को पता है 18 होता है बेटा, इसको भी डिवाइड करिए, 18 5 जा 90 होता है ना, यस 18 5 जा 90, तो 5 बचेगा फिर, है ना, इसको काटेंगे ना, 18 5 जा, नहीं सॉरी कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ 18 4 जाएगा बेटा, 18 4 जा 72, हाँ यस, फिर पॉइंट लगाएंगे बेटा, तो फिर लगभग जाएगा 4 समथिंग, ये आंसर आएगा इसका 4.44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आपको मिल गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा हमें किस क्या मिल गए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल मिल गए। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। आप टोटल कंपोनेंट निकाल लो इसके, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनको चलो ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितना हो जाएगा, प्लस कर लो 4.44 प्लस क्या था बेटा 0.322, कितना आया 4 to 6 6 7, ये आ गया 4.76, ये टोटल मोल्स हो गए बेटा। क्लियर। तो हमने इजीली पहले क्या किया, दोनों कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं। अब हमें इन मोल्स से इनका रेशियो निकालना, उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है बेटा, किस तरह से निकला ध्यान से देखना है। अब देखो इनको आराम से अब मोल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूले, ये वाला पॉइंट याद रखने, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके निकले हमें, इथाइलिन ग्लाइकोल के बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, वाटर के हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखो अप्लाई करते हैं सीधा फॉर्मूले पे, क्या निकालते हैं, उसने पूछा इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालिए, है ना, तो कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले इथाइलिन ग्लाइकोल सपोज मैंने, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इजी, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल शॉर्ट में लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल ऊपर रखेंगे बेटा, तो 0.322 अपॉन टोटल मोल है ना नीचे, कितना रखेंगे 4.76 बेटा। इसको डिवाइड करके देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये हट गया पूरा। क्लियर है ना, ऐसे ही अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, देखो 2 से कट जाएगा ना ये, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 6 है, कट जाना चाहिए ना आराम से। लेकिन कहीं ना कहीं देखो मैंने कहा वैसे भी आंसर, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन के आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएंगे, यस और नॉट। मोल फ्रैक्शन के आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएंगे। क्यों आएंगे, कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी या सी, कुछ भी डी एफ 1 2 3 4, इन सब का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मीन्स किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का बेटा जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसका आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए। तो इससे भी हमें आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे बेटा आपको इसका आंसर इजीली बेटा मिल जाएगा, है ना। तो कितना आएगा लगभग, डिवाइड करके देखो, तो 0 पॉइंट, ये आएगा कितना, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, हाँ ये लगभग हो जाएगा कितना 4.76 था ना बेटा ये, हाँ तो 0.322, 0.6678 समथिंग आएगा बेटा इसका, है ना। डिवाइड करके देखो इसको कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। 0 नहीं, एक और भी तो आएगा इसमें पॉइंट आएगा 0.068, हाँ क्या आएगा 0.068 समथिंग है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम 68 ले लिया इसको, ठीक है। ऐसे हम किसका निकाल, वैसे यहाँ तक हमारा आंसर सफिशिएंट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने खाली हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा था। लेकिन अगर सपोज हम वाटर का भी निकालना चाहे तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू बेटा 1। तो सपोज हमने इसको बी माना, ठीक है, तो हमें अगर ए के निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बेटा 1 माइनस किसका कर लेंगे, 0.068 करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए का मतलब जो भी हमारा सो वाटर था बेस के, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे इस तरह से। लेकिन हमारा उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, उन्होंने पूछा होता कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो तुम्हें पूरा करना था, लेकिन उसने खाली पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो कितने मिले 0.068। लेकिन आपको बता दिया अगर दोनों के निकालने हैं तो आप इस फॉर्मूले से को यूज करके बेटा अच्छे से निकाल सकते हैं। तो माइनस करके देख लो कितना आएगा, इसको भी देख लो तो ये आएगा लगभग 0.932 समथिंग, ये आंसर आएगा बेटा, है ना। ये मोल फ्रैक्शन किसका निकल गया, वाटर का। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन बेटा और नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मोलरिटी मोल फ्रैक्शन बेटा और नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत सिंपली, बहुत सीक्वेंस से, बहुत बेसिक से समझाया बेटा ये चीज, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर, देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास, क्या कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% बाई मास
या बाय वेट यू कैन से डेंसिटी इक्वल टू 1.10 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी बेटा ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही क्वेश्चन से आपसे एक ही डेटा से 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। ठीक है बेटा, देखो फिर से वही परसेंटेज की बात है, यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है, देखोगा। अब डेंसिटी का रोल कहाँ पड़ता है? डेंसिटी का यूज होता है मोलरिटी के अंदर, है ना। जनरली आपको पता है डेंसिटी को मास वन वॉल्यूम है बेटा। सबसे पहले सॉल्यूट की बात कर, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो बोला उसने। कितना है? 15%। देखो फिर से वही कहानी, इसी में सब कुछ फिर छिपा दिया उसने। देखो इट मीन्स क्या होगा, इसको समझना ध्यान से कि 15 ग्राम तो यहाँ पे क्या है? H2SO4, उसने बाई वेट बोला है बेटा, ठीक है ना। अब बचा कितना? 85 ग्राम यहाँ पे क्या है बेटा? वाटर है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आराम से हम क्या निकाल लेंगे? अब आराम से जो मोलैलिटी निकालनी हो, नॉर्मेलिटी निकालनी हो या फिर मोलैलिटी निकालना, सबको आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, देखते रहिए, मजा आने वाला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी से। चलो किससे बात करते हैं? मोलैलिटी का मतलब स्मॉल m की बात कर रहे हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर बेटा, ठीक है ना। तो लीटर है, ये ग्राम में दिया उसने, वेट बोला उसको या ml में बोला बेटा, है ना। तो आराम से हम पहले क्या निकाल लेंगे? इसकी मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मोलैलिटी की बेटा। तो मोलैलिटी में क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा इन लीटर। क्लियर है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं हम सबको पता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास पर मॉलिक्यूलर मास बेटा। तो गिवन मास तो में साफ साफ दिख रहा है, कितना है? 15 अपॉन मोलर मास हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लेंगे बेटा। क्लियर है सबको? देखो मैं यही लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। H2SO4 का मोलर मास कितना? H कितने यहाँ पे? 2, एक H का 1 बेटा, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन 16 इंटू दिया 4 ऑक्सीजन बेटा। क्लियर है ना? 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा बेटा 64। सबको प्लस करो, कितना आएगा? 4 2 6 2 8 और ये आ गया 98। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्या? मोलर मास, या आपको ऐसे ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया हमें, तो ये भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे कहानी क्या? अपॉन हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए बेटा। क्या चाहिए? वॉल्यूम। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे निकाला आपको समझ लिया आपने। तो ये हमारा हो गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड बेटा, निकाल दिया हमने। 15 ग्राम था अपॉन 98 मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा। अब नीचे क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बेटा। सॉल्यूशन का मतलब कितना है? सॉल्यूशन समझते हो ना, सॉलिड पर सॉल्वेंट सब मिला के, उसने कहा परसेंट का मतलब बेटा 100। तो 100 ग्राम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है बेटा। हमें क्या चाहिए? अब यहाँ से वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन बाई वेट है। तो उसने में डेंसिटी गिवन है बेटा। डेंसिटी इक्वल टू होता है, हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, ध्यान रखना। तो डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100 है, ध्यान रखना, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए। अपॉन में वॉल्यूम निकालना है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू 100 अपॉन बेटा 1.10। ध्यान रखना है 100 कहाँ से आया? उसने बोला था ना 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, इट मीन्स टोटल 100 ग्राम था। उस 100 ग्राम को हमने फिर अब हमें ml में चेंज करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बेटा। और सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमें किस में चाहिए होगा? मोलैलिटी में। अभी हम आगे जो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस जैसे इसको डिवाइड करेंगे बेटा, पॉइंट हटा लो यहाँ से, ऊपर 2 0 और लगा लो। लगभग आपका कितना का? 11 9 99, ठीक है ना बेटा। तो लगभग आपके पास आएगा ये, हाँ 0 लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा 90.9 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। अब इसको यहाँ पुट करो, कितना? 90.9। अब ये ml में आया, हमें चेंज करना लीटर में, तो डिवाइड बाई बेटा 1000। अब देखो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसको क्या करना है? देखो ये डबल डिवाइड हो गया ना बेटा, ये वाला इनके साथ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा? 15 इंटू 1000 अपॉन 19.9 इंटू बेटा कितना? 98। इस तरह से आपका यहां से बेटा क्या निकल जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी, है ना। बस अब इसको सॉल्व करो फटाफट, एक पॉइंट जाने से हटा लो ये पॉइंट, 909 हो जाएगा बेटा, एक 0 और लगा लो ऊपर, है ना। या इसको हम राउंड अप करके 91 भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है, दोनों चीजें कर सकते हो। 90.9 है ना, यू कैन से बेटा 91, इसको ये भी कर लो, 91 ले लो, चलो ये 0 रहने दो फिर। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, इसको
ये कहते 2 से काटो, पहले देखो 2 से स्टार्ट करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 बेटा, 2 5 जा 10, ये 2 0 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसको देखो कितने से कटेगा ये, इसको काटे, फिर से काटो उसको देखो, तो उसको फिर हम काटेंगे, 5 से कटेगा नहीं है, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा बेटा 500 इंटू 15/91 इंटू बेटा 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो बेटा कैलकुलेट करके आएगा, ये आएगा 5, तो ये आएगा बेटा क्या, ये आएगा 7520 अपॉन आएगा 91 इंटू 49, तो ये आएगा 1.68 कैपिटल एम, ठीक है। इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे ना, तो आ जाएगा 1.66। ये इस तरह से मोलेटी निकाल लेंगे, तो कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना बेटा। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हुआ, इसका हमने क्या निकाली, मोलेटी निकाल दी। तो मैं इसको बिल्कुल आंसर लिख रहा हूँ, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट भी करेंगे ना, तो कितना आया 1.68 बेटा। आप करके देखेंगे प्रॉपर कैलकुलेशन, तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कितना आया, मोलेटी इक्वल टू 1.68 कैपिटल एम, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ये बेटा इसकी यूनिट होती है। दूसरा पार्ट उसने हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, क्या पूछा बेटा, नॉर्मेलिटी। अब ध्यान देना, नॉर्मेलिटी के अंदर फिर समय पे क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन बेटा नीचे से वही परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले आपको मैंने नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कराया था ना। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, बोलो बच्चे, याद है सबको, ऊपर क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कहाँ से, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके अंदर कि ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है बेटा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन, तो बेटा नीचे यही रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बेटा लीटर। अब देखो गिवन मास कितना है, हमें साफ साफ दिख रहा है 15 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था पहले, जो इक्विवेलेंट मास होता है बेटा, मैं ऊपर बता रहा हूं आपको, इक्विवेलेंट बार बार बता रहा हूं, देखिएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। नॉर्मेलिटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है बेटा मोलर मास अपॉन क्या, एन फैक्टर, या उसकी एसिडिटी बेसिडिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलर मास अभी निकाला हमने, कितना आया था सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 आया था ना, याद है सबको। तो ये आएगा 98 अपॉन बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, देखो H2SO4 को जब डिसोसिएट करते हैं तो क्या देगा ये 2H प्लस आयन प्लस SO4 नेगेटिव, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है 2 है, तो उसको 2 रख देंगे यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 2 9 18 49 आ गया इसका इक्विवेलेंट मास बेटा, ठीक है बेटा। ये हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब देखो यहाँ से गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास बेटा, तो गिवन मास कितना है, अब हम इसको देखो डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं, तो नॉर्मल गिवन मास कितना बेटा 15, इक्विवेलेंट मास कितना है बेटा 49, अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर बेटा, कितना है वॉल्यूम, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था ना 90.9 अपॉन बेटा फिर से वही 1000, वॉल्यूम तो वही रहेगा जो भी निकाला, थोड़ी देर निकाला सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला था बेटा। तो क्या हो जाएगा फाइनली 15 इंटू क्या होगा 1000 अपॉन बेटा कितना 49 इंटू कितना 90.9। तो मैंने कहा इसको राउंड अप करके आप क्या कर लो, 90.9 को 91 भी लिख सकते हैं, 91 कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वेरिएशन कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो फिर से अब इसको अब क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करके कितना हो जाएगा, सीधा 15,000 हो जाएगा ना, ये वाला 15,000 अपन उसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो कितना आ जाएगा ये 49 इंटू 91 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 49 इंटू कितना है 91, तो 199 हो गया, 1 4 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, है ना बेटा, 9 4 जा 36 और 8 कितना होता है 36, और ये हो जाएगा 44, तो आ जाएगा 9544459, ये आ जाएगा 15,000 अपॉन 4459 बेटा। अब इसको डिवाइड करिए, लगभग कितने बार जाएगा देखो, 4 4 जा तो 16 तो जाएगा नहीं, 4 3 जा 12, यस, तो कितने बार जाएगा लगभग 3 पॉइंट, फिर पॉइंट आ जाएगा तो कितना बचेगा 12 बजे नीचे 3 बचेगा, है ना, तो 4 6 जा 24, यस, ये आएगा बेटा 3.68 कैपिटल एन। और इक्वेशन से दूसरा मैंने क्या बोला था यूनिट इसकी, नॉर्मलिटी यूनिट क्या होती है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर बेटा, ये भी लिख सकते हो आप, या सिंपल कैपिटल एन भी लिख सकते हो। इस तरह से हम
नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या निकाला, मोलरिटी कैलकुलेट कर दिया बेटा और नॉर्मलिटी। आपने देखोगे रिलेशन देखोगे नॉर्मलिटी और मोलरिटी में लगभग क्या है, सिमिलरिटीज है। ये नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वही उसमें भी क्या इसमें भी क्या, बस ऊपर चेंज है। यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट से निकालते हैं, जबकि मोलरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, सबको समझ आ रहा है? तो फटाफट इसको जरा नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा क्या 3.36 है बेटा, है ना? हाँ 3.36 आया, क्योंकि 6 टाइम जाएगा वो 3.36 समथिंग आया। हाँ 3.36 समथिंग आया बेटा आंसर उसका ना। यस, इसको जरा करेक्ट कर लेना, 3.36 है वो, 3.68 मैंने डिवाइड किया था ना। हाँ 3.36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसकी, मोलरिटी बेटा। फिर से वही मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालें, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास बेटा। तो देखो तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, गिवन मास कितना है 15 अपॉन बेटा मोलर मास। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, हम बात कर रहे हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी नीचे वाले पोर्शन में क्या लेते हैं बेटा, आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बेटा नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बाई मास है ना, तो ग्राम में। देखो सॉल्वेंट चाहिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखो सॉल्वेंट यहाँ में कितना है 85 है। अब तक हम देखो पूरा 100 यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन की बात हो रही थी। तो सॉल्वेंट यहाँ 85 है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे 85 अपॉन बेटा 1000, क्योंकि मास चाहिए तो हमें इसको ml में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सेम वही हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा 15 इंटू बेटा क्या 1000 अपॉन 98 इंटू 85। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसको 2 से काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 या 10, 2 0 आ जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा बेटा 18, है ना। फिर से और इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कितने से कटेगा 5 से 15, 5 1 जा 5, ये कट सकेगा 5 3 जा 15 हो जाएगा ना बेटा। ये 5 से कटेगा 5 1 जा 5, 3 बचा 5 7 जा 35, है ना। अच्छा फिर से देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा बेटा, है ना। तो इसको कितना रखेंगे 1500 अपॉन इसको कितना है 49 इंटू बेटा 17, ठीक है ना। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा देखो 49 इंटू 17, 9 7 जा कितना 63 और 7 4 जा कितना होगा 28 और 6 बेटा कितना हो गया 34। तो 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, तो ये 3 13, ये हो जाएगा 8 833। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ मैं 1500 अपॉन 833 बेटा। 8 2 जा 16 तो आएगा 1.8 स्मॉल m, ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी मोलरिटी आ गई है। तो बस चेंज देखना, डिफरेंस को समझना कि मोलरिटी में क्या डिफरेंस था और मोलरिटी में क्या चेंज आया। बस यहाँ पे सॉल्वेंट चाहिए होता, तो आंसर आया आपका 1.8 स्मॉल m लिख लो, या इसी को लिख लो क्या मोल पर केजी, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोल पर लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये अनदर यूनिट्स हैं, आप सिंपल एम भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आपने देखा होगा कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नहीं से वो क्या बना देगा, इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से वही डेटा लगभग सेम देगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बना देगा और वहां से आपसे क्या पूछेगा एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देगा कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, है ना। तो ऐसे आंसर फाइनल आपको एमसीक्यू में ये वाले आंसर गिवन होंगे आपको, है ना। तो इन्हीं में से आपको सही बताना है, तो करने तो कैलकुलेशन वहाँ पे भी पड़ेगा आपको। तो मेन आपको मैंने क्या बताया किस टाइप से डेटा गिवन हो, कैसे उसको अप्लाई करना है फॉर्मूले पे और कैसे कैसे बेटा उसको कैलकुलेट करके उसके आंसर निकालने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको उसको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनमें रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछता है कि मोलरिटी में नॉर्मलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन, वो तो मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, या बोल सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या इक्विवेलेंट मास अपॉन उसका जो एन फैक्टर हम लिखते हैं उसको वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने, कैसे वैल्यू पुट करनी, कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कितने समझ में आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल में बने रहने के लिए आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको फिर एक नए लेक्चर के साथ, इसी चैप्टर का सॉल्यूशन का, है ना। नए लेक्चर में नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर लॉ पढ़ेंगे, बड़ा फेमस लॉ है हेनरीज लॉ। उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं बेटा ऑल टाइप के एग्जामिनेशन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।
पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।